आराम से। गुजरात हायर सेकेंडरी साइंस का रिजल्ट जैसे ही गुजरात के वेब पोर्टल पर डिक्लेयर हुआ, वैसे ही अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का किसी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बात करता हूँ अहमदाबाद के पूर्व विस्तार के अमराईवाड़ी विस्तार के भीलवाड़ा की, जहाँ पे एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हुआ सौरभ पटेल नामक बच्चा, जो आज पूरे गुजरात में हिंदी माध्यम में फर्स्ट रैंक प्राप्त करके साबित कर दिया कि हिंदी माध्यम का बच्चा भी कभी किसी से पीछे नहीं हो सकता है। आज वो खुद सौरभ पटेल हमारे साथ हैं, क्योंकि कोरोना काल की तो महामारी फैली थी। महामारी में इस बच्चे ने अपने आप को कैसे कंट्रोल करके धैर्य रख करके और जो इसका लक्ष्य था, लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत किया है, आज उसका परिणाम कहीं कहीं सामने दिखाई दे रहा है। आज हम खुद ही बात करेंगे सौरभ पटेल से, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी है। क्या लग रहा है, जैसे कि आज बोर्ड का रिजल्ट आया है, इसमें आपने 90% प्राप्त किया, 99% समथिंग प्राप्त किया, जो गुजरात में नंबर 1 हिंदी माध्यम में है। ओवरऑल रैंकिंग देखा जाए तो आपका 47 रैंक है, लेकिन अगर हिंदी माध्यम की रैंकिंग देखा जाए तो उसमें फर्स्ट रैंक है। क्या कहना है इसके बारे में, क्या कामयाबी के बारे में, किस तरह की आपकी तैयारी रही है, किस तरह का प्लान व्यू रहा है, किस तरह का आपका हार्ड वर्क रहा है, कैसे आपने मेहनत किया है? सबसे पहले तो मेरा नाम पटेल सौरभ है। मैं विवेकानंद हिंदी विद्यालय में अभ्यास करता था और मैंने 2022 में भी एग्ज़ाम दी थी, बोर्ड एग्ज़ाम की, जिसका आज परिणाम प्राप्त हुआ है और बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। और इसका सारा श्रेय मैं अपने कोचिंग संस्थान गुरुदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, साथ ही साथ अपने माता पिता और मेरे प्राइमरी के जितने शिक्षक थे और सभी गुरुजनों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया और सही सपोर्ट दिया कि जिससे मैं आज ये स्कोर प्राप्त कर सका हूँ। मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं आगे भी इसी तरह से अपना जो स्कोर प्राप्त करने का जो ध्येय है मेरा ये बना रहे और आगे भी ऐसे चलते रहे। कितने घंटे का हार्ड वर्क रहता था आपका जो लक्ष्य था 90% लाने का, तो कितने घंटे का हार्ड वर्क रहता था और किस तरह से आपकी मेहनत रहती थी? स्कूल और कोचिंग के अलावा आप घर पे बेसिकली कितनी तैयारी करते थे? सबसे पहले जब मैं 12वीं में प्रवेश किया तो सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे कोचिंग संस्थान में प्रवेश करना चाहिए था। तब मुझे अब हमारे राजपूत सर का मुझे मतलब संपर्क प्राप्त हुआ और मैंने कोचिंग संस्थान गुरुदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को मैंने प्रवेश प्राप्त किया और साथ ही साथ मैंने उनके कोचिंग संस्थान में अभ्यास करने के साथ साथ मैं अपने स्कूल में भी अभ्यास करता था। फिर उसके बाद ओवरऑल जो टाइम बचता था उसके बाद मैं घर पे स्टडी करता था। मेरा स्कूल का समय था सुबह 7 से लेकर 12:30 तक और जो कोचिंग संस्थान का समय था वो शाम के 6 बजे से 9 बजे तक का होता था। उसके बाद बीच में दोपहर का जो समय बचता था और साथ ही रात का जो समय बचता था उसमें मैं अपनी स्टडी को देता था। और मेरा यही उद्देश्य था कि मैं अपनी पढ़ाई में दौरान मैं स्कूल 7 बजे जाना रहता था, इसीलिए मैं 5 बजे उठ जाया करता था और रात को 12 बजे से ज़्यादा मैं स्टडी नहीं करता था क्योंकि मुझे नींद थोड़ा लेना ज़रूरी था। इसीलिए 12 बजे तक मैं पढ़ता था और साथ ही साथ मैं 5 बजे उठ के अपना 1 घंटा वहाँ स्टडी करता था और 6 बजे तैयार होकर स्कूल चले जाता था। जो विद्यार्थी साइंस लेकर के डीमोटिवेट हो रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए आपका क्या सलाह सूचन रहेगी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लोग हमारे आसपास का समाज विद्यार्थियों को पहले से ही भयभीत कर देता है कि साइंस आप नहीं ले सकते। मैं बता दूं साइंस सबसे सरल प्रवाह है, उसमें आप प्रवेश प्राप्त कीजिए, आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप साइंस को न कि रटें, साइंस रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। मेरा मन यही था, मैं जब कक्षा 6 में पढ़ता था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे साइंस लेना है और तब से मैंने अपने साइंस के बेसिक को बहुत ही मजबूत रखा। और मैं बता दूं अगर किसी भी बच्चे को अगर साइंस लेना है तो उनको अपना बेसिक तो मजबूत रखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई भयभीत करवाना चाहता है, कोई डीमोटिवेट कर रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि डीमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं होती है कि साइंस सबसे सरल हैगा, आप उसको आसानी पढ़िए और इसी में एक ऐसा ही यह प्रवाह है जिसमें हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें राइटिंग या हैंडराइटिंग का कुछ होता नहीं हैगा और साथ ही साथ इसमें जो ग्रामर वाले सब्जेक्ट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, आगे आपकी राय क्या है, आपकी मंजिल क्या है? आगे अब मैंने 12वीं पास करने के बाद अब मेरा उद्देश्य है कि नीट एग्ज़ाम को पास करके मैं MBBS में कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट बनूं। उसके बाद मुझे MD भी करना है और मतलब मैंने ये लक्ष्य इसलिए प्राप्त किया है क्योंकि मेरी मम्मी को हार्ट का जो डिजीज़ था, तो पापा जब उनको UN मेहता में से जब दवा इनको करते थे तो मैंने पूछा कि क्या इस रोग का इलाज नहीं हो सकता, तो पापा ने कहा था कि मम्मी को अब जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे एक दिन कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट बनना है और जो डिजीज़ अनक्योरेबल है उसको मैं एक दिन
पूरा क्यूरेबल करके सिद्ध कर दूंगा कि कोई चीज़ संभव नहीं। जिस तरह आज कैंसर का उपचार भी संभव है, एक दिन आने वाले समय में वो उपचार भी संभव हो जाएगा। आपके पिताजी का किस तरह से योगदान रहा है? पापा आपके क्या करते हैं और किस तरह का साथ सहकार आपके पिताजी का आपके जीवन में रहा है? मेरे पापा टेक्सटाइल कंपनी में काम करते हैं। उनकी 12 घंटे की ड्यूटी होती है, जिनमें वो सुबह जाते हैं और रात को आते हैं। बाकी का रात का समय जो बचता था उसमें वो मुझे सपोर्ट करते थे। और मेरे पापा MSc किए हुए हैं बॉटनी से। अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती थी, खासकर बायोलॉजी में, तो मेरी काफ़ी मदद करते थे, क्योंकि बायोलॉजी काफ़ी उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसमें मेरे को काफ़ी मदद करते थे। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि जो अगली मेरा लक्ष्य है वह MBBS बनने का। MBBS करके मैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्योंकि मेरी मम्मी को इस तरह की हार्ट की बीमारी थी और उस बीमारी की वजह से डॉक्टर बोले कि ये क्यूरेबल नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बन करके जो अनक्यूरेबल, जो असंभव चीज़ें हैं उनको मैं संभव करके बताना चाहता हूँ। जब कैंसर जैसी बीमारी अगर संभवित हो सकती है तो फिर इस तरह की बीमारियाँ क्यों नहीं। और इसके लिए, इसके पीछे मेरा लक्ष्य है, मेरे परिवार का साथ सहकार है, मेरे पिताजी का साथ सहकार है। मेरे पिताजी खुद एक MSc किए हुए बॉटनी से, और उनका भी मैं साथ में सपोर्ट लिया करता था। गुरुजनों का भी सपोर्ट रहा है। उसके वजह से आज मैं शायद मेरे लक्ष्य तक पहुँच सका हूँ। तो पिताजी है, खुद भी समझाएंगे कि सर जी क्या रहा है, आपके लड़के ने आज पूरे गुजरात में हिंदी माध्यम में 90% रैंक प्राप्त किया है, तो किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल्ला प्रसाद पटेल है। मैं MSc इलाहाबाद से किया हूँ और बॉटनी सब्जेक्ट से। और उन्होंने जैसे हिंदी माध्यम को लोग कम अच्छा समझते थे, लेकिन उन्होंने सिद्ध करके बता दिया कि मीडियम कोई भी हो, परिश्रम करने से सब कुछ संभव हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने आज जो रैंक प्राप्त किया है उसके लिए हमको बहुत खुशी है। और साथ में गुरुधर इंस्टीट्यूट जो कोचिंग सेंटर है उनका जो सहयोग है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो किस तरह से आपका योगदान रहा है बच्चे के पढ़ाई के पीछे? क्योंकि आप 12 घंटे जो हुआ करते टेक्सटाइल कंपनी में शायद काम कर रहे हैं, तो 12 घंटे के बाद में आप किस तरह से बच्चे को टाइम देते थे, किस तरह से उसको मोटिवेट करते थे? क्योंकि कोरोना नामक इतनी भयानक बीमारी थी जिसमें सब कुछ एजुकेशन, शिक्षा बंद थी, उस समय भी आपने बच्चे को मोटिवेट किया। तो क्या किस तरह क्या आधार रहा आपका? जैसे कोरोना में तो काम बंद था तो मैं घर पे ही रहता था, तो उस समय तो ज़्यादा टाइम देता था उनको पढ़ाने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। उनकी जो प्रॉब्लम होती थी तो मैं सॉल्व करता था, या तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो है वो सॉल्व होती थी। और ड्यूटी के टाइम में मैं जब ड्यूटी से आ जाता हूँ तो उस समय जो है अपना फ्रेश होकर इसके बाद जो प्रॉब्लम होती है इनको उसको सॉल्व करता हूँ, टाइम देता हूँ। बिल्कुल, इनके पिताजी से मंगला प्रसाद जी, इनका कहना है कि बच्चे के पीछे मेरा भी खास योगदान रहा है, क्योंकि मैं खुद बॉटनी की MSc बॉटनी हूँ बायोलॉजी से। और मैं कोरोना काल में जो प्रॉब्लम्स होती थी, समस्याएं होती थी, तो कहीं मैं भी इसको सोल्यूशन देता था और पहले से मैं उसको मोटिवेट करता था। उसका एक सपना था डॉक्टर बनने का, उस सपने के पीछे मैंने भी मेहनत किया है। मैंने फुल उनको सपोर्ट किया कि भाई जो आपका लक्ष्य है डॉक्टर बनने का, उस सभी लक्ष्य को पूरा करने में मेरा साथ सहकार रहेगा। और शायद इसी का आज परिणाम है कि आज इनका बच्चा पूरे गुजरात में हिंदी माध्यम में आज 90% जो फर्स्ट रैंक कह सकते हैं, ओवरऑल अगर रैंक गिना जाए तो 47 है, लेकिन अगर हिंदी माध्यम का रैंक गिना जाए तो पूरे गुजरात में हिंदी माध्यम में फर्स्ट रैंक करने वाला पहला लड़का है। और इसने साबित कर दिया है कि हिंदी माध्यम से पढ़ने वाला बच्चा भी आज अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इनका कहना है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर में कार्डियोलॉजिस्ट कोर्स करना चाहता हूँ। मेरे मम्मी की इस तरह की भयानक बीमारी थी और इसके कारण डॉक्टर से बोला था कि ये क्यूरेबल नहीं है, लेकिन मैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बन करके अनक्यूरेबल चीज़ों को भी क्यूरेबल करना चाहता हूँ। शायद ये इनके हौसले बुलंद हैं, इनके सपने ऊंचे हैं, तो शायद कामयाबी जरूर इनको मिलेगी। और यह कहीं न कहीं जो हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा रूप बने हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। कैमरामैन हर्षद पटेल के साथ में मैं प्रदीप यादव, पंचायत न्यूज, अहमदाबाद। એડવાન્સ ટેક્સ ચૂકવી કરીશું બચત અને વેગવંતુ બનાવીશું આપણું અમદાવાદ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન લઈને આવ્યું છે કરવેરામાં રિબેટ મેળવવાનો ઉત્તમ અવસર. 2021-22 સુધીનો સંપૂર્ણ ટેક્સ એટલે કે ટેક્સ, સેસ, વેરા, રેન્ટ, વ્યાજ વગેરે ભરી જે કરદાતાઓએ ટેક્સ નીલ કરેલ હોય તેવા કરદાતાઓને એએમસી દ્વારા તારીખ 22 એપ્રિલ 2022 થી 21 મે 2022ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 10% રિબેટ, 22 મે 2022 થી 21 જૂન 2022ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 9% રિબેટ,
22મી જૂન 2022થી 21મી જુલાઈ 2022ની સમય મર્યાદામાં ટેક્સની એડવાન્સ ચૂકવણી પર 8% રિબેટ તેમજ ઓનલાઈન ટેક્સ ભરનારા કરદાતાઓને વધુ 1% રિબેટ આપવામાં આવશે. તો ચાલો એડવાન્સ ટેક્સ ચૂકવીને હેરિટેજ સિટી અમદાવાદને હાઈટેક સિટી બનાવવામાં આપીએ આપણું પણ યોગદાન. અમદાવાદીઓની બચત સાથે અમદાવાદનો વિકાસ એ જ AMCનો પ્રયાસ.